पाठ 8 मन की रोशनी कहानी। तिमाही परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हुआ तो प्रशांत ईर्ष्या से भर उठा। कारण था कि विवेक को प्रशांत से अधिक नंबर मिले थे, जो कक्षा में पढ़ाई के मामले में प्रशांत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। विद्यालय के प्रबंधक का लड़का होने के कारण प्रशांत को इस बात का मिथ्या अभिमान था कि उससे अधिक नंबर किसी और लड़के को नहीं मिल सकते। लेकिन परीक्षा फल आने के बाद उसका मोह भंग हुआ था और अब वह अपने को अपमानित महसूस करने लगा था। 3 महीने पहले जब विवेक ने छठी कक्षा में प्रवेश लिया था, तो वह कक्षा में प्रवेश लेने वाला आखिरी छात्र था। 5वीं तक गांव के स्कूल में पढ़े विवेक को पहले तो लड़कों ने भोंदू ही समझा था, शायद उसके ढीले ढाले पहनावे और बिखरे बिखरे बालों को देखकर। लेकिन बाद में जब लड़कों को पता चला कि विवेक अपने विद्यालय का सर्वोच्च स्थान पाने वाला छात्र है और उसे गणित तथा विज्ञान समेत 5 विषयों में विशेष योग्यता मिली है, तो वे विवेक को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। प्रशांत भी उन्हीं लड़कों में एक था, लेकिन वह मन ही मन विवेक से कटा रहता था, क्योंकि उसके नंबर विवेक से थोड़े कम थे। और सच कहा जाए तो तभी से प्रशांत के मन में यह आशंका भर गई थी कि कहीं विवेक उससे बाजी न मार ले जाए। बाद में परीक्षा फल आने पर हुआ भी वही। प्रशांत को विवेक से पूरे 50 नंबर कम मिले थे। परीक्षा फल आने से पहले तक प्रशांत की विवेक से बोलचाल थी, लेकिन अब प्रशांत ने चुप्पी साध ली थी। 2-4 बार विवेक ने प्रशांत से बातचीत शुरू करने की पहल भी की, लेकिन प्रशांत कन्नी काट जाया करता। हार कर विवेक भी प्रशांत की तरफ से उदासीन होता चला गया। लेकिन जहां प्रशांत की चुप्पी उसकी कुंठा के कारण थी, वहीं विवेक का मौन उसकी विवशता थी। अब प्रशांत किसी ऐसे षड्यंत्र के बारे में सोचा करता था कि वह विवेक को पीछे ढकेलकर स्वयं उससे आगे निकल जाए। कई दिन बीत गए, लेकिन प्रशांत ऐसी कोई युक्ति नहीं निकाल पाया। आखिर एक दिन जब सभी छात्र विज्ञान प्रैक्टिकल में व्यस्त थे, प्रशांत लघु शंका के बहाने कक्षा में चला आया। उसने चुपचाप विवेक के बस्ते से उसके विज्ञान व गणित के नोट्स बाहर निकाले और उन्हें अपने बस्ते में रखकर पुनः प्रैक्टिकल में लग गया। शाम को विद्यालय बंद होने पर विवेक भी और लड़कों की तरह अपना बस्ता लेकर घर चला गया। दूसरे दिन विद्यालय वापस आने पर विवेक ने कक्षा के छात्रों से अपने नोट्स खो जाने की बात कही, तो एक एक कर सभी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर दी। विवेक से बोलचाल न होने के बावजूद उससे सहानुभूति व्यक्त करने वाला पहला लड़का प्रशांत था। इससे विवेक को प्रशांत पर थोड़ा बहुत जो शक था, वह भी समाप्त हो गया। बाद में विवेक ने कक्षा अध्यापक से शिकायत भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हल निकलता भी कैसे? प्रशांत ने तो वो नोट्स फाड़कर अपने घर के सामने वाले गंदे नाले में फेंक दिए थे। इस घटना ने विवेक को बहुत परेशान कर डाला। वह मानसिक रूप से खिन्न रहने लगा। एक तो गरीब माँ बाप का लड़का, ऊपर से महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था। उसका मन पढ़ाई से भी उचटता जा रहा था, लेकिन अध्यापकों द्वारा समझाए जाने पर उसने फिर से पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। हाँ, वे नोट्स जो चोरी चले गए थे, उन्हें फिर से बनाने की बात उसने फिलहाल टाल रखी थी। धीरे धीरे विवेक फिर से पढ़ाई में रम गया। हालांकि उसे पिछले नोट्स की चिंता लगी ही रहती थी, लेकिन अब प्रशांत मन ही मन कुटिल हंसी हंसा करता था। तभी अचानक प्रशांत को पीलिया की बीमारी ने आ जकड़ा। स्वस्थ और चुस्त दिखने वाला प्रशांत पीला पड़ने लगा और एक दिन बिस्तर से जा लगा। 1 सप्ताह की लगातार दवा के बाद उसका रोग काबू में आ सका, लेकिन कमजोरी के कारण डॉक्टरों ने घर पर ही रहकर आराम करने की सलाह दे डाली। प्रशांत इस बंधन से छटपटा कर रह गया, क्योंकि एक ओर जहां उसे पढ़ाई की चिंता सता रही थी, वहीं दूसरी ओर वह इस बात से परेशान था कि विवेक फिर उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इधर प्रशांत
2 सप्ताह की छुट्टी के बाद विद्यालय जाने की तैयारी में था और उधर कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण नगर के सारे स्कूल कॉलेज दिवाली की छुट्टी से 4 दिन पहले ही 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए। प्रशांत इस अचानक की गई छुट्टी से और भी कुढ़ गया, क्योंकि घर पर रहते रहते उसका जी ऊब गया था। साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि यदि एक दिन भी विद्यालय जा पाता तो किसी से नोट्स लेकर इस छुट्टी में अपने नोट्स तैयार कर लेता। ठीक दिवाली के दिन, जब रंगाई पुताई के बाद प्रशांत अपने कमरे की सजावट में व्यस्त था, घर का कॉल बेल घनघना उठा। स्वयं प्रशांत ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने विवेक को खड़ा पाकर वह हड़बड़ा सा उठा। लेकिन ना चाहते हुए भी उसने विवेक को अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा दिया। कैसी तबीयत है प्रशांत? विवेक ने बात शुरू की। बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? अब तक तो बहुत पढ़ा दिया होगा। अंतिम वाक्य कहते कहते प्रशांत मायूस हो उठा। हाँ, पढ़ा तो बहुत दिया गया। 15 दिसंबर से हमारी परीक्षा भी घोषित कर दी गई है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से मैंने तुम्हारी बीमारी की बात सुनी, अपने नोट्स बनाते समय मैं उनकी कार्बन कॉपी भी बनाता गया, ताकि तुम्हारे काम आएगी। विवेक ने नोट्स का एक छोटा सा पुलिंदा प्रशांत की मेज पर रखते हुए कहा और उसकी प्रतिक्रिया की कोई प्रतीक्षा किए बिना यह कहता हुआ उठ गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, वह दवा लेने बाजार जा रहा है। प्रशांत जब तक स्थिति को समझ पाता, विवेक दरवाजे से बाहर जा चुका था। अब प्रशांत बुरी तरह छटपटा उठा। उसे लगा कि विवेक अपने छोटे कद में भी कितना महान है और वह स्वयं एक सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी होते हुए भी कितना क्षुद्र है। शाम तक प्रशांत अजीब सी उधेड़-बुन में पड़ा रहा। उधर घर के चारों ओर बिजली की झालरें और रंग-बिरंगे बल्ब जगमगा रहे थे और प्रशांत के मन में अंधेरा घिरता जा रहा था। उस अंधेरे में उसे सिर्फ एक ही प्रकाश दिखाई दे रहा था और वह था विवेक का मासूम चेहरा। तभी अचानक उसके पांव विवेक के घर की ओर चल पड़े और वह तेज कदमों से तब तक चलता रहा जब तक कि विवेक के घर नहीं पहुंच गया। घर क्या, एक छोटा सा कमरा था जिसमें विवेक अपने पिता के साथ रहता था। विवेक घर की छत पर मोमबत्तियां सजा रहा था। प्रशांत को पहली बार अपने घर पाकर वह चहकते हुए बोला, प्रशांत, दिवाली मुबारक। लेकिन तुम इस समय और यहाँ, कोई खास बात? हाँ विवेक, तभी तो आना पड़ा। प्रशांत सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर आ गया था। वह रेलिंग से टिककर विवेक से बोला, विवेक, तुम्हें याद है कि एक दिन संस्कृत वाले मास्टर साहब ने कहा था कि त्योहार इसलिए नहीं आते कि हम सिर्फ मिठाइयां खाएं, पटाखे छोड़ें और सिनेमा देखकर मौज मस्ती करें, बल्कि त्योहारों का महत्व तभी है कि हम ऐसे अवसरों पर मन का मैल साफ करके दूसरों की भलाई सोचें और उनकी खुशियों में हाथ बटाएं। हम खुद भले बने और दूसरों को भी भला बनने की प्रेरणा दें। विवेक बातचीत का संदर्भ पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसके पास चुपचाप सुनते रहने के अलावा कुछ सोच नहीं रहा था। प्रशांत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, विवेक, आज दोपहर जब तुम अपने नोट्स लेकर मेरे पास आए तो अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठा था और तुम थे कि सदा मेरी भलाई की बात सोचते रहे। इसलिए मुझे लगा कि जब तक मैं अपने मन के अंधियारे को नहीं मिटा लेता, तब तक मेरे लिए इस दिवाली का कोई मतलब नहीं रह जाता। विवेक प्रशांत की उपदेश जैसी बातों से उकता रहा था, लेकिन प्रशांत था कि उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। विवेक, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे नोट्स की चोरी मैंने की थी कि तुम्हें अगली परीक्षाओं में पीछे कर सकूं। मैं नहीं कह सकता कि मुझे इस बात का कितना दुख है कि वे नोट्स मैंने फाड़कर गंदे नाले में बहा दिए। लेकिन आज के दिन इस रोशनी की कसम खाता हूं कि जब तक पिछले नोट्स की कॉपी बनाकर तुम्हें ना दे दूंगा, उन्हें मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
तुम मेरा विश्वास करो कि इस विद्यालय में हम जब तक पढ़ेंगे तब तक एक दूसरे से मिलजुल कर पढ़ेंगे। आज से तुम मुझे अपना दोस्त मानना स्वीकार कर लो। इतना लंबा वक्तव्य देते देते प्रशांत अधीर हो उठा। उसका गला भर्रा आया। विवेक प्रशांत की बातें सुनकर एक बारगी तो विश्वास ही न कर सका, परंतु इस बात ने उसके मन के मैल को दूर कर दिया था। उसने प्रशांत का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे कमरे में लाकर मिठाई की प्लेट उसके आगे कर दी। सामने ही गणेश लक्ष्मी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। शब्द और उनके अर्थ: प्रतिद्वंदी, विरोधी, कॉम्पिटिटर, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, आशंका, संदेह, डाउट, व्यस्त, काम में लगा हुआ, बिजी, सहानुभूति, सांत्वना, सिंपैथी, कुढ़ना, मन ही मन दुखी रहना, टू बी सॉरोफुल, मायूस, दुखी, डिस्ट्रेस्ड, प्रेरणा, प्रोत्साहन, करेज, वक्तव्य, भाषण, स्पीच, परीक्षा फल, परीक्षा का परिणाम, रिजल्ट, विवशता, मजबूरी, हेल्पलेसनेस, युक्ति, उपाय, मेजर, अनभिज्ञता, अज्ञानता, इग्नोरेंस, रम जाना, मन लग जाना, टू टेक प्लेजर, तबीयत, सेहत, हेल्थ, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, टू वेट, मतलब, अर्थ, मीनिंग, भलाई, अच्छाई, गुडनेस, क्षुद्र, महत्वहीन, पेटी,